गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल केतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से पाठ 1 से शुरू करते हैं, जिसमें आपको मैं जो पाठ का जो सार है वो बता देती हूँ, ताकि आप लोग उनमें से जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उनमें से जो बीच में से प्रश्न आते हैं वो उनको आप हल कर सको। तो दो बेलों की जो अपना प्रथम चैप्टर है गद्य खंड का, दो बेलों की कथा, इसमें ये दो बेलों की कथा है, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो हम इस पाठ का सारांश जानने से पहले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद है वो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो जीवन परिचय है वो अक्सर एग्जाम में आता है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, ये हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका परिचय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम चूंकि हमारे नजदीक है, इसलिए हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय का पुनर्धन कर लेते हैं। तो अपना प्रश्न ऐसे आएगा, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं और साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हम लिखेंगे हिंदी के हिंदी के प्रसिद्ध कहानी लेखक प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास स्थित लहमी गांव में सन 1880 में हुआ। एक नंबर का प्रश्न भी बन गया। और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, ये भी प्रश्न अपना तैयार हुआ कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानी लेखक प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास स्थित लहमी गांव में सन 1880 में हुआ। कोई बोल रहा है क्या बेटा? आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। बचपन में ही इनकी पिताजी का देहांत हो गया। यानी जब इनकी ये छोटे थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अभाव से जूझते हुए प्रेमचंद जी ने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। अभावों से जूझते हुए यानी उनके पास सभी सुख सुविधाएं नहीं थी और वो अभाव से ग्रसित रहे। और इसी अभाव में रहते हुए उन्होंने जैसे तैसे करके बीए तक की जो परीक्षा थी वो उन्होंने जो बीए तक की जो शिक्षा थी वो है उन्होंने प्राप्त की। इसके पश्चात आपने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ की। इसके बाद उन्होंने क्या किया, शिक्षा विभाग में नौकरी शुरू कर दी। स्वयं गरीबी भोगते हुए भी आपने हिंदी भाषा को अपनी कहानियों और उपन्यासों से विश्व साहित्य में सामान्य स्थान दिलाया। स्वयं गरीबी को भोगते हुए मुंशी प्रेमचंद थे, वो बहुत गरीब थे। तो इस स्वयं गरीबी को भोगते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा को अपनी कहानियों और उपन्यासों में विश्व साहित्य में सामान्य स्थान दिलाया। कि अभाव से वो जूझते रहे, फिर भी इसका असर है उन्होंने अपने साहित्य पर नहीं आने दिया और हिंदी कहानियों को और उपन्यासों को उन्होंने विश्व में सामान्य स्थान दिलाया। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। सन कौन से सन में हुआ? 1936 में। 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। अब ये तो है इनका जो जीवन परिचय है। फिर उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की इनके विषय में हम जान लेते हैं। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विद्याओं को अपनी लेखनी से समृद्ध बनाया, किंतु आपकी प्रसिद्धि आपकी कथा साहित्य के कारण ही है। कि प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विद्याओं को यानी निबंध भी लिखे हैं उन्होंने, कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखी है, काव्य में भी लिखा है, गद्य में भी लिखा है। लेकिन जो उनकी प्रसिद्धि है वो उनकी कथा साहित्य के कारण ही उनको मिली है। आपकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित है। उनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित है।
आपने 11 उपन्यासों की रचना की। कितने उपन्यासों की रचना की उन्होंने? 11 उपन्यासों की रचना की। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि आपकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आदि इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। आपने करबला तथा प्रेम की वेदी नामक नाटकों की भी रचना की। आपने करबला और प्रेम की वेदी नामक नाटकों की भी रचना की। कुछ विचार तथा विविध प्रसंग आपके निबंध संग्रह है। बाल साहित्य में रामकथा और कुत्ते की कहानी है। आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया। कुछ विचार तथा विविध प्रसंग आपके निबंध संग्रह है। और बाल साहित्य में रामकथा और कुत्ते की कहानी है। आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया। साहित्यिक विशेषताएं, कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। पहले हमने उनके जीवन परिचय के लिए में पढ़ा, फिर उनकी रचनाएं पढ़ी, अब हम उनके साहित्यिक विशेषताएं पढ़ेंगे। कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या कहा गया है? कि साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। यह कथन प्रेमचंद जी के साहित्य पर सर्वथा सटीक प्रमाण होता है कि ये जो कथन है वो प्रेमचंद जी का जो साहित्य है उस पे एकदम सटीक प्रमाणित होता है। तत्कालीन समाज का परिवेश, उसकी गतिविधियां, आकांक्षाएं, भावनाएं, दुर्बलताएं और सफलताएं सभी प्रेमचंद की कथा साहित्य में प्रतिबिंबित हुई है। तत्कालीन समाज का परिवेश, कि उस समय का जो परिवेश था वो कैसा था, उसकी गतिविधियां क्या थी और उनकी आकांक्षाएं क्या थी, उनकी भावनाएं क्या थी, उनकी दुर्बलताएं क्या थी, सबलताएं क्या थी, सभी जो प्रेमचंद की कथा साहित्य में ये प्रतिबंधित हुई है। प्रेमचंद जी ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। प्रेमचंद जी ने साहित्य को क्या बनाया? सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। यानी जो उस समय की जो समाज में जो स्थिति थी उसमें वो परिवर्तन चाहते थे, तो इसलिए प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम, किसानों तथा मजदूरों की दयनीय दशा, नारी जाति की शोचनीय स्थिति, अंधविश्वास आदि विषय को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने अपने स्वाधीनता संग्राम और किसानों, मजदूरों, दयनीय दशा, नारी जाति की शोचनीय स्थिति, अंधविश्वास आदि विषयों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपने अपनी रचनाओं में शोषण, छुआछूत, अनमेल विवाह, नशाखोरी आदि पर भी प्रहार किया। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए यानी समाज में किस तरीके से परिवर्तन हो, इसके लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में शोषण है, किस तरह से जो सामंत होते थे वो मजदूरों का, किसानों का और कैसे शोषण करते थे और किस तरह से छुआछूत की समाज में भावनाएं थी, किस प्रकार से अनमेल विवाह होते थे जिसमें ये देखा नहीं जाता कि लड़की की उम्र क्या है और लड़की की क्या है। इस तरीके से जो शादियां होती थी, जो नशाखोरी होती थी, उस पर उन्होंने प्रहार किया है। प्रेमचंद का कथा साहित्य ने केवल मानव समाज को अपितु पशु पक्षियों को भी वाणी प्रदान करता है। प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है, प्रेमचंद का जो कथा साहित्य न केवल मानव समाज को बल्कि ये पशु पक्षियों को भी वाणी प्रदान करता है। प्रेमचंद सच्चे अर्थों में एक आम जनता के साहित्यकार थे। प्रेमचंद जी सच्चे अर्थों में क्या थे? एक आम जनता के साहित्यकार थे, यानी एक जो आम जनता है उनके साहित्यकार थे। वे जन सामान्य की भाषा, विषय, भावनाएं सभी को प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया। जन सामान्य की भाषा, भावनाएं सभी को प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया। ये थी उनकी साहित्यिक विशेषताएं। पहले हमने पढ़ा उनका परिचय, फिर उनकी रचनाएं, फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं। अब हम उनकी भाषा शैली पढ़ते हैं कि उनके साहित्य की जो भाषा थी, उनकी रचनाओं की जो भाषा थी वो कैसी थी।
प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषाओं को जनसाधारण की भाषा का साहित्यिक स्वरूप कहा जा सकता है। प्रेमचंद जी की जो रचनाएं थी वो उनकी भाषा को जनसाधारण की भाषा की यानी जो आम लोग हैं उनकी भाषा कहा जा सकता है। सरलता है उनकी भाषा में, सटीकता है, मुहावरों का मुक्त भाव से प्रयोग है, देश काल पात्र और विषय के अनुरूप शब्दावली आपकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। सरलता, सटीकता, मुक्त भाव से प्रयोग, समय और देश काल के अनुसार पात्र के विषय के अनुरूप शब्दावली उनकी भाषाओं की प्रमुख विशेषता है। सामने उर्दू शब्दों के बिना किसी संकोच को स्थान दिया है। उन्होंने अपने साहित्य में उर्दू शब्दों को बिना किसी संकोच के अपना स्थान दिया है। साथ ही हिंदी के तत्सम एवं तत्सम शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग किया है। साथ में उन्होंने हिंदी के तत्सम और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा की विविधता के साथ ही प्रेमचंद जी की रचनाओं में शैली की विविधता भी उपस्थित है। उन्होंने विषय, पात्र और परिस्थिति के अनुसार वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विचारात्मक आदि शैलियों को अपनाया है। उन्होंने विषय और पात्र के अनुसार किन किन परिस्थिति के अनुसार किन किन शैलियों को अपनाया है? वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विचारात्मक इन शैलियों को उन्होंने अपनाया है। तो स्टूडेंट हमने मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है वो पढ़ लिया है। अब मैं आपको दो बेलों की जो कथा है उसका पाठसार आप लोगों को बता देती हूँ, तो ताकि आपकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको दोबारा लर्न हो जाए, उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दोबारा आपको याद आ जाए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इसलिए मैं आपको प्रेमचंद द्वारा रचित दो बेलों की कथा का कहानी का सारांश बता रही हूँ। दो बेलों की जो कथा है वो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें मुख्य चरित्र दो बेल हैं, जो हीरा और मोती। जो ये बेल हैं वो सीधे साधे हैं, जो किसके प्रतीक है? भारतीय लोगों के हैं, कि भारत के लोग थे वो सीधे साधे थे। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद ने ये जो दो पात्र रखे हैं हीरा और मोती, जो दो बेल हैं ये सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। और ये दोनों बेल शक्तिशाली भी हैं और कुमाऊं भी हैं, फिर भी ये अत्याचारों को सहन करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी सरकार है या सामंती व्यवस्था है, उन्होंने क्या किया? भोले भाले भारतीयों पर क्या किया? अत्याचार किया। वो क्या थे? कमाऊ भी थे, मेहनत भी करते थे, लेकिन उनकी भोलेपन का फायदा उठाते हुए उन्होंने सदा भारतीयों पर क्या किया? अत्याचार किया। तो इसके माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने भारतीयों की जो दुर्दशा थी और उन्होंने उसका वर्णन किया है कि प्रेमचंद ने इनके द्वारा जो परतंत्र भारतीय थे उनकी दुर्दशा की ओर संकेत किया है। बेल एक, इसमें है बेल एक सीधा जानवर। जानवरों में सबसे मुख्य कौन समझा जाता है? गधा। गधा, इसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि इसका सीधापन और सहनशीलता। गधा होता है वो एकदम सीधा होता है, सहनशील होता है, बेचारा को जैसे खड़ा करो वैसे खड़ा हो जाता है, और जो उसको जितना मारो वो सहन करता जाता है लेकिन बोलता नहीं है। तो हमारे जानवरों में सबसे मुख्य किसे समझा जाता है? गधे को। क्यों? क्योंकि वह सीधा और सरल होता है। वह चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, वह सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। और इसी सीधेपन और इसी ये किस बात के प्रतीक बताए गए हैं? अपने भारतीयों के, कि हमारे भारतीय जो लोग थे वो भी क्या थे? एकदम सीधे साधे थे, उनको जैसे कहा जाता था वो वैसे ही करते थे। लेकिन इसी सीधेपन के कारण, इसी सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी क्या हुआ? अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा था। गधे में थोड़ा ही कम, गधे में थोड़ा ही कम सीधा एक और प्राणी है बेल, कि जो गधा है उससे सीधा एक और प्राणी है वो क्या है? बेल। ये कभी कभी अड़ भी जाता है, लेकिन इसलिए इसका स्थान सीधेपन में गधे से कुछ नीचा है। फिर है कि इसके जो दो पात्र हैं हीरा और मोती,
उनमें क्या रहती है, सच्ची दोस्ती रहती है, वो सच्चे दोस्त रहते हैं। झूरी के पास दो बैल होते हैं, जिसमें इसका एक पात्र का नाम है हीरा और एक का है मोती। वो दोनों पछाई जाति के थे। कौन सी जाति के थे? पछाई के। सुंदर थे, सुडोल थे, होशियार थे और लंबे समय के से साथ रहते हुए वे एक दूसरे से गहरा स्नेह करते थे। उनमें दोनों में एक दूसरे के लंबे समय तक साथ रहने के कारण दोनों में आपस में गहरा स्नेह हो गया था। वे साथ साथ खाते थे, साथ ही खेला करते थे एक दूसरे को, और वो एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। अपने प्रश्न में बना है कि अब वो किस तरह से हीरा और मोती आपस में किस प्रकार अपनी आत्मीयता प्रकट करते थे। तो हीरा और मोती दोनों एक दूसरे को सूंघ कर और चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही वो एक दूसरे के सुख दुख को समझ लेते थे। फिर अपना अपन सारांश में, क्योंकि सारांश पढ़ रहे हैं इसलिए उसमें आगे का जो टॉपिक बनता है वो है कि हीरा और मोती को क्या कर दिया जाता है, झूरी के ससुराल में भेज दिया जाता है। झूरी है, झूरी ने एक बार दोनों बेलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेलों ने समझा, वो दोनों हीरा मोती ने क्या समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है, इसीलिए वे क्या करते हैं, अड़ जाते हैं। झूरी का जो साला है वो उन्हें ले जाने के लिए आता है और उन्हें ले जाने के लिए उन्हें आगे जाने के लिए धकेलता है। तो वे जोर लगाते हैं और मुश्किल से वो शाम तक अपनी उस नई जगह तक पहुंचते हैं जहाँ झूरी का साला उन्हें ले जाना चाहता है, क्योंकि वह उन्हीं के पास रहना चाहता है, झूरी के पास ही रहना चाहता है। और लेकिन उसका सल्ला वह ले जाता है कैसे भी करके, लेकिन उनका वहां पर मन नहीं लगता। उन्होंने वहां मन नहीं लगता है, इसकी भावना कैसे प्रकट होती है कि वहां जाकर ना तो उन्होंने चारे को मुंह लगाया और ना ही कोई गतिविधियां की, वो चुपचाप खड़े रहे। उन्हें वहां का जो माहौल था वो अजनबी लग रहा था। फिर वो क्या करते हैं, बैल बैल को बैल है वो वापस झूरी के पास आ जाते हैं। बैलों का वापस अपना पॉइंट से हम लिखेंगे, बैलों का वापस झूरी के पास आना। रात को दोनों बैल कनखियों से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसा लगता है कि वे दोनों को एक दूसरे से अपने मनोभाव को समझाना चाहते हैं और चुपचाप वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सलाह करते हैं आंखों ही आंखों में, क्योंकि वो क्या करते हैं, मूक भाषा में, मूक प्राणी है इसलिए मूक भाषा में, अपनी भाषा में वो बातचीत करते हैं और ऐसे तय करते हैं कि हम रात को ही अपने जो पगार है वो तोड़कर अपने झूरी के घर चल देंगे। और वो आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं और झूरी ये तय करके रात को ही वो क्या करते हैं, अपने उसको झूरी के जो वो उसके साले के घर में रहते हैं वहां पर पगार तोड़ाकर झूरी के पास चले जाते हैं। झूरी जब सुबह उठ के देखता है तो वो देखता है कि दोनों बैल है वो वहां पर चरनी पर खड़े होते हैं। वह तो उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन बैल ऐसा लगता है जैसे बैल है वो उनको विद्रोह भरी आंखों से देख रहा हो कि मालिक ने हमें यहाँ से, झूरी ने हमें यहाँ से क्यों भेज दिया, जबकि झूरी है वो उनको भेजना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी के दबाव में आकर वह हमें भेज देता है। फिर जब घर पे वो आ जाते हैं तो घर और गांव में खुशियां छा जाती है। जो बच्चे होते हैं वो तालियां बजा बजा कर उनका खुशी प्रकट करते हैं कि वापस दोनों बैल हैं वो झूरी के घर आ गए हैं। लेकिन झूरी की जो पत्नी है वो जरूर क्रोधित होती है कि ये तो सुबह तो गए थे मेरे भाई के साथ में, अब यहाँ से यहाँ वापस आ गए हैं। वो क्रोधित होती है और उन्हें नमक हराम कहकर अपना क्रोध प्रकट करती है। गुस्से के कारण क्या करती है, वो बैलों को सूखा चारा डालती है कि मैं इनको डालूंगी नहीं, वहां से पकाए तो डरकर खा गए हैं, इसलिए वो उनको खाने के लिए कुछ नहीं देती है, केवल सूखा चारा खाना के लिए डालती है। बेचारे बैल है वो चारे खाए तो कैसे। झूरी ने नौकरों को कहा कि चारे में खली डालने को कहा, किंतु जो मालकिन के डर से बेचारे को उनको उन दोनों बैलों को वो खल नहीं डालता। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि मालकिन ने मना कर दिया और मालिक के कहने पर यदि वो उन्हें खल डाल देंगे तो फिर आफत आ जाएगी, इसलिए वो उनको डालते नहीं है। फिर अगला अपना पॉइंट बनता है कि हीरा मोती का पुनः ससुराल में जाना। दूसरे दिन क्या हुआ, जो दूसरे दिन झूरी का जो साला था
वो फिर से हीरा मोती को ले गया। कहाँ पे? जहाँ पे वो अपने जगह पर। इस बार उसने क्या किया, झूरी के साले ने उन दोनों को बहुत ही मोटी रस्सियों से बांधा, ताकि वो वहां से उड़ाकर नहीं भाग सके। और उनके सामने क्या डाला, सूखा चारा डाला, सूखा भूसा उनको खाने के लिए दिया। फिर हीरा मोती ने सोचा कि इसने तो एक तो ये हमें पकड़ के लाया है और मोटी रस्सी से बांध दिया है, दूसरा सूखा भूसा खाने के लिए दिया है। तो उन्होंने अपना अपमान समझा, और क्योंकि उन्होंने कभी पहले ऐसा देखा ही नहीं था, उन्हें अच्छे से खाने के लिए जाता था, अब उनको ऐसे लग रहा था कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे। फिर जब क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले सुना नहीं था, तो दूसरे दिन क्या होता है, दोनों ने हल में जोतने से इनकार कर दिया। यानी जब उनको हल से जोतने का प्रयास किया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मना कर दिया। झूरी के साले से चिढ़कर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे। फिर झूरी का जो साला था उन्हें ले गया, वो इस बात से चिढ़ गया कि जो झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने उनकी नाकों पर खूब डंडे मारे। और किंतु फिर भी वो दोनों वहां से टस से मस नहीं हुए, वहीं खड़े रहे, बिल्कुल भी मार खाली पर बिल्कुल भी वहां से हिले नहीं, उल्टे हल लेकर भागे। उन्होंने क्या किया कि जो हल उनका जोता गया था वह लेकर वो भागे। रस्सी, हल, जुआ जो सब टूट काट कर खराब हो गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी इसलिए पकड़ ले गए। कि सारा जो उनका जूता रस्सी थी, हल था, जुआ था, जो था, सब टूट कर खराब हो गए, लेकिन वो रस्सियां थी वो लंबी लंबी थी, इस कारण उन्हें पुनः पकड़ लिया गया। फिर अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है सारांश का है, वो है बैलों का पुनः भागना। कि बैल है वो फिर से भाग जाते हैं। दूसरे दिन जब उन्हें रस्सियों से पकड़कर लिया जाता है, दूसरे दिन फिर क्या उन्हें सूखा भूसा मिलता है खाने के लिए। फिर शाम के समय जो भेड़ों की लड़की रहती है, छोटी लड़की रहती है, वो उनके लिए 2 रोटियां लेकर आती है। तो रोटियां खाकर हीरा और मोती प्रसन्न होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस लड़की की माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे बहुत सताती है। तो उसे पता चल, भेड़ों की जो लड़की है 2 रोटी लेकर आती है, तो उन्हें भी पता होता है कि कितने स्नेह के साथ लाई है, कितनी आत्मीयता के साथ लाई है। इसलिए जब हीरा और मोती को वो 2 रोटियां खाने के लिए देती है, तो वे उसे खा लेते हैं और मस्त हो जाते हैं। वो क्योंकि वो भी जानते हैं कि उस छोटी लड़की की जो माँ थी वो मर चुकी थी, और जो सौतेली माँ थी उसे बहुत ही सताती थी। मोती का मन चाहा कि वह भेड़ों को उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का प्रेम याद करके वह चुप रह जाती। मोती का तो ये मन चाहा कि इस जो ये लड़की है इसको तो खूब स्नेह दे और भेड़ों को और उसकी पत्नी को यहाँ से उठाकर फेंक दे, लेकिन उन्हें पता था कि इस तरह से करेंगे तो लड़की पर और ज्यादा अत्याचार बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। अगली रात दोनों ने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बनाई। फिर अगली जब वो रात बीत गई, दूसरे उन्होंने योजना बनाई, एक निर्णय लिया कि कल हम रस्सी तोड़ाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए भी सूखा भूसा दिया जा रहा था, उन पर अत्याचार हो रहे थे, इसलिए वो वहां पर संतुष्ट नहीं थे। और उन हीरा और मोती ने योजना बनाई कि कल से हम यहाँ से भाग जाएंगे। फिर जब रस्सी को वो क्या करने लगे, रस्सी को पतला करने के लिए वो चबाने लगे कि इसको चबाएंगे तो रस्सी पतली हो जाएगी, और फिर पतली हो जाने के कारण यह टूट जाएगी। तभी क्या होता है कि छोटी वो लड़की है वो आती है और आकर दोनों की चुपचाप रस्सियां हैं वो खोल देती है। क्यों? किंतु बेल है वो लड़की के प्रेम के कारण न भागी, किंतु बेल है वो रस्सी भी खुल जाती है उनकी, लेकिन वो वहां से भागते नहीं है, क्योंकि फिर वो देखते हैं कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो इसका ये नाम किस पे आएगा, इस लड़की पे आएगा और इस लड़की पर और अत्याचार होंगे। लेकिन वो लड़की क्या करती है, वो शोर मचाना शुरू कर दिया है कि फूफा वाले बैल है वो भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ा के भीतर से निकलता है और बैलों को पकड़ने लगता है। लेकिन जब वो लड़की क्या करती है कि देखती है कि जब ये बैल है मैंने खोल भी दिए और चुपचाप यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो उसने सोचा कि ये यहाँ से मुक्त हो जाए, तो वो शोर मचाने लग जाती है। शोर मचाने से जो गया है, झूरी का जो साला है गया,
वो आ जाता है और उसको देखते ही वो दौड़ने लग जाते हैं। तो वो भी उसके पीछे पकड़ने के लिए वो गया भी उनको दौड़ने के लिए भागता है, हीरा और मोती को। फिर हीरा और मोती भागने लग जाते हैं ना, तो गया उनका पीछा करता रहता है। वे गया जब ऐसे भागता हुए देखते हैं तो गया के पीछे और दूसरे लोग भी हो जाते हैं और दोनों रास्ता भूल जाते हैं और नए नए गांव पार करते हुए एक खेत के समीप हो जाते हैं। वो दोनों है ना, जो हीरा और मोती, वो देखते हैं, भागते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि अपना कौन सा रास्ता था, वो भूल जाते हैं। फिर एक खेत आता है, तो वहां पर वो खेत के पास जब पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो खेत किसका होता है, मटर का खेत होता है। तो दोनों क्या करते हैं, वहां पर उन्होंने वो मटर खाते हैं और मस्त होकर उछलने कूदने लगते हैं कि क्योंकि वो भूखे होते हैं, उन्हें सूखा भूसा खाने के लिए दिया जाता है। इसलिए वो वहां से भागकर आते हैं, तो उन्हें खेत के समीप जाते हैं। खेत के समीप जाने पर मटर का खेत दिखाई देता है, तो उनका मन ललचा जाता है और वो मटर खाने लग जाते हैं, खूब उछल कूद मचाते हैं, जैसे वो स्वतंत्रता की आजादी का अनुभव करते हैं। फिर उनकी अगला जो पॉइंट बनेगा अपना है, उनकी क्या होती है, सांड से लड़ाई होती है। अचानक जब हीरा मोती वहां मटर खा के उछल कूद कर रहे हैं, तो उनको देखते हैं कि अचानक से सामने उनके एक बहुत बड़ा सांड आ गया है। दोनों डर जाते हैं कि अब मुकाबला कैसे करें। हीरा है वो मोती को सलाह देता है कि हम दोनों इसको मिलकर इस पर हमला करते हैं। दोनों ने यही किया। सांड एक की सींग मारता तो दूसरा उसके पेट में अपना सींग घुसा देता। दोनों की लड़ाई आपस में कैसे होती, दोनों ने बनाई कि अब पहले तो वो बड़े सांड को देखकर डर जाते हैं कि अब कैसे इससे मुकाबला करें, लेकिन दोनों सोचते हैं कि दोनों को मिलकर अगर हमला करेंगे तो हो सकता है कि ये परास्त हो जाए। तो एक सांड एक के सींग मारता है और दूसरा उसके पेट में सींग घुसा देता है। सांड को दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह क्या हो जाता है, बेदम होकर गिर पड़ता है। क्योंकि दो शत्रु जब सामने हो जाते हैं तो सांड अकेला रह जाता है और वह वहां पर गिर पड़ता है। दोनों को उस पर दया आती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का जो ये पढ़ रहे थे सारांश, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का कल पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हल करेंगे। इसने पाठ में भी कोई आपको दिक्कत आई हो समझने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? पूछना है क्या किसी को बेटा? हाँ, ये आप वापिस आज रीड करेंगे इस चैप्टर को पूरे, फिर कल बाकी का शेष बचा हुआ मैं आपको सारांश बता दूंगी। मैंने इसको आपको कहानी की तरह बताया ताकि आपको पुनः याद हो जाए। हम वापिस से इसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।